नमस्कार। आज से हम मैथमेटिक्स से जुड़े हुए गणित के जो है सवाल और उसके अध्याय को जो है क्रम वाइज धीरे धीरे पूरे सीरीज के आधार पर एक वीडियो के माध्यम से हम समझते जाएंगे और क्लास के साथ आप लोग चलते रहेंगे तो आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकेंगे। हर एक चीज को बुनियाद से लेकर हम मैक्सिमम तक के लेकर जाएंगे, जिसको आप मैथ्स को जो है कम से कम समय में आप हल कर पाएंगे, चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का दिलाना चाह रहे हो, रेलवे का दिलाना चाह रहे हो, या फिर पीएससी या व्यापम से के एग्जाम को भी अगर आप दिलाना चाहते हैं तो भी सभी प्रकार के प्रश्न को आप जो है हमारे साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छे अपना तैयारी कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स को, गणित को। गणित गणित एक विषय ही नहीं, ये आपके बौद्धिक क्षमता का भी विकास करता है। मैथ्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, केवल इसमें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये नहीं होता है, ये आपके बौद्धिक क्षमता का भी विकास करता है। जितना से ज्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे, हमारे बौद्धिक जो विकास है वो अधिक होता है, हमारा आईक्यू लेवल भी बढ़ते हैं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी हो या फिर अलग अलग अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर देखें, या फिर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो विश्व स्तर पर प्रख्यात व्यक्ति है, कभी पजल हल करते थे, कभी मैथ्स के कुछ सवाल हल किया करते थे। इससे हमारे बौद्धिक क्षमता में विकास होते हैं। तो ये मत समझ लेना कि ये हमें केवल एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, हमारा जो है हर प्रकार के विकास मैथ्स से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में भी मैथ्स का प्रयोग बहुतायत रूप से होते हैं, जैसे कि लाभ हानि का, प्रतिशत का, ब्याज का, ठीक है, चाल, समय, दूरी वगैरह का, सबका जो है प्रयोग व्यवहारिक जीवन में हम करते रहते हैं। तो आप लोग जो है मैथ्स को केवल एक सब्जेक्ट या फिर रटना है, क्या करें मैथ्स समझ नहीं आता है, ये चीजें आप अपने मन से त्याग देंगे और मैथ्स को जो है आप क्रम वाइज जो है धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को। ये नंबर सिस्टम क्या है, नंबरों का सिस्टम क्या है, संख्या का पद्धति क्या है, संख्या आखिर है क्या। तो संख्या आखिर अगर हम देखें तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए या किसी भी प्रकार के चीजों को बताने के लिए हमें बहुत सारे संख्याओं की आवश्यकता पड़ता है। मान लीजिए अगर हमारे पास भेड़ है, बकरी है, गाय है, अगर हमें इसे गिनती करना है तो हमें संख्याओं की जरूरत पड़ता है। तो संख्या जो है किसी भी चीजों के बारे में हमें बताता है, उनके वास्तविक स्थिति को बताता है कि वह क्या है, कितने उसकी संख्याएं हैं, ये सभी चीज को प्रकट करता है संख्या। और संख्या की पद्धति में हम उसी चीज का अध्ययन करते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले अगर आप संख्या को ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे संख्याओं का समुच्चय देखने को मिलते हैं। संख्या अगर हम देखें तो आपके सामने कभी +1 आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है, कभी 0 आ जाता है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी -3, कभी कर्णी 3, कभी कर्णी 4, कभी 2/3। ये तमाम तरह के जो है अलग अलग हमारे सामने संख्याएं दिखाई देते हैं, जिनका कोई ना कोई एक मान तो रहता ही है, चाहे वो पॉजिटिव मान रहे या निगेटिव रहे या उदासीन रहे या भिन्न के रूप में रहे या करणी के रूप में रहे, कोई ना कोई उनका मान तो होता है। तो यहाँ पर संख्याओं की ये तमाम समुच्चय हैं जो हमें किसी स्थिति को प्रकट कराते हैं। तो संख्या जो है क्या होता है, एक प्रकार के किसी भी प्रकार की स्थिति को प्रकट करने के लिए या उनके संख्या को बताने के लिए, गिनने के लिए, या किसी निश्चित मान की ओर प्रदर्शित करने के लिए, नियत मान को बताने के लिए जिसके हम समुच्चयों का प्रयोग करते हैं उसको संख्या कहते हैं। ठीक है, अब संख्या में वास्तव में अगर आप देखोगे तो ये सभी संख्याएं अगर देखा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं आपके 0, 1, 2, 3, ये कहां तक के 9 तक के जो संख्या है इसी से मिलकर बना है, चाहे ये पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। निगेटिव भी कहेंगे तो -1, पॉजिटिव कहेंगे तो +1। कुल मिला के जितने संख्याएं हैं
अगर देखा जाए शून्य सहित जोड़ दिया जाए तो ऐसे 10 संख्या है। अगर शून्य को छोड़ दें, क्योंकि शून्य का कोई निश्चित मान तो नहीं होता है, अगर आपके पास मैं कहूं 0 रुपए है तो क्या हकीकत में आपके पास कोई रुपए है क्या? नहीं है। तो 1 रुपए कहने से 1 रुपए से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या प्रारंभ में हुआ करते थे, जीरो नहीं थे। जीरो तो भारत ने दिया, कहते हैं जब जीरो भारत ने दिया तभी दुनिया को गिनती आई। हमने जो है विश्व को गिनती सिखाया है, समझिए। और एक और चीज है, देता न दशमलव भारत तो ये चांद पर पहुंचना मुश्किल था। तो भारत की जो प्रगति है, भारत की जो मैथमेटिक्स में योगदान है वो कम नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें जो है योगदान गणित में दिए हैं। तो यहाँ पर संख्या जो है पूरे के पूरे विश्व के या फिर जितने भी संख्या का निर्माण किया जाएगा वो कहीं ना कहीं 0 से लेकर 9 तक की ही संख्याओं से मिलकर बनेगा। मान लीजिए जैसे हम 11 बनाते हैं तो डबल 1 लिख दिए, 12 बनाते हैं तो 1 2 लिख दिए, ये 12 बन गया। इसी प्रकार संख्या का निर्माण होते हैं। तो संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। समझते हैं प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या वह संख्या होता है जिसका कोई निश्चित मान हो, वह संख्या जिसका कोई निश्चित मान हो, जिसका निश्चित मान होता है। प्राकृत संख्या वह है जिसका कोई निश्चित मान होता है, या फिर गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याएं जिसका एक मान होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से, क्योंकि 0 का कोई निश्चित मान है क्या? नहीं है। 0 रुपए है मतलब कुछ भी नहीं है आपके। अगर 1 रुपए है तो कोई ना कोई आपके पास मात्रा है, कोई यूनिट है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या प्रारंभ होगा 1 से। 1 2 3 4 डेज 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आपको मैक्सिमम नहीं बताया जा सकता। और ये सभी संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक के जाएंगे, और ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या जिसकी एक निश्चित मान है, जिसको गणित में हम गिनती में प्रयोग में लाते हैं, उस संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या की बात अगर हम देखें तो प्राकृत संख्या और भी पूछी जा सकते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या में क्या क्या है। तो ये देखा जाए तो प्राकृत संख्या धनात्मक है, धन पूर्णांक है, इसीलिए इसको धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या को एक और नाम का आप कह सकते हैं धन पूर्णांक, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के मान के रूप में है, सभी पॉजिटिव तरफ है। तो ये धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आता है धन पूर्णांक संख्या, एक और नाम है इसके। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या आता है। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो 0 सहित धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या मतलब सभी प्राकृत संख्या धन पूर्णांक है, या कहें 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होता है। 0 बस इसमें लगाना है, वही पूर्ण संख्या है। जैसे इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 हो जाएगा। सेम 0 से ये अनंत तक ये भी जाएगा, इन्फिनिटी बार। तो 0 1 2 3 4 डेज 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 अनंत तक किए जाएंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या, इसको नोट कर लेंगे, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होता है, 0 से प्रारंभ होकर धन पूर्णांक की ओर चलता है। धन पूर्णांक की ओर जाता है, धन पूर्णांक की ओर जाता है। कुल मिला के धनात्मक पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक संख्या या कहे प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। या आप कह सकते हैं 0 सहित सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत
संख्या क्या होता है? शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होता है। ये आता है शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर कथन कारण में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगा? क्या नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा। कौन सा? जीरो। जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्राकृत जिसमें कोई निश्चित मान हो उसी को हम प्राकृत कहेंगे। जीरो का कोई मान नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण है, मतलब सभी प्राकृत पूर्ण होता है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक संख्या में। ठीक है, पूर्णांक संख्या चीजों को समझते हैं, कैसे पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या आएंगे? देखो हमारे पास संख्या ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जैसे +2 -2। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हमारे सामने दिखाई देता है, जीरो दिखाई देता है। कई बार हम इस चीज को पढ़ते भी हैं। अब ये धनात्मक ऋणात्मक और जीरो, ठीक है, अब ये है क्या? देखा जाए तो शून्य जो है आपके मध्य में रहते हैं। शून्य के बाद दाएं तरफ +1 वाले चलेगा, +2 +3, बाएं तरफ -1 -2 -3, इस प्रकार ये अनंत तक, और इधर भी ये अनंत तक, इस प्रकार के ये चलते हैं। तो शून्य सहित धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ऋण की ओर है, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब शून्य में क्यों प्लस माइनस नहीं लगा है? देखा जाए तो शून्य सहित धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य सहित ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सभी को समुच्चय रूप से हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन जीरो में देखो प्लस माइनस नहीं लगाए हैं। इसके कारण क्या है? जीरो जो है ना उदासीन है चिन्हों के प्रति, चिन्हों के प्रति उदासीन है। इसमें जीरो से कोई चिन्ह का मान परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लो मैं x लिखूं, x जो कि अज्ञात राशि है, और x -2 लिख दूं और x +2 लिख दूं, और x -0 लिखूं और x +0 लिखूं, तो इसमें अगर मान देखें, यहाँ पर मैंने कोई संख्या लिखा है, इसमें जो है मान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसमें मान परिवर्तन नहीं होगा। जो x का वैल्यू होगा वही मान आएगा। इसीलिए जीरो के साथ ना चिन्ह जो है वह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। देखना, अगर मैं x की जगह 5 रखूं, x की जगह 5 रखूं, तो यहाँ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू क्या बनेगा? 3। यहाँ पर अगर x की जगह 5 रखूं तो 5 - 2 क्या बनेगा? 7। यहाँ पर x की जगह 5 रखूं तो 5 - 0 क्या आएगा? 5। और यहाँ पर x की जगह 5 रखूं तो 5 - 0 क्या आएगा? 5। अब मान देखो, हमने x की जगह 5 5 रखे, अब यहाँ पर जो है मान परिवर्तन हुआ क्या? जीरो के साथ नहीं हुआ, क्योंकि जीरो उदासीन है। जीरो के साथ घटाइए जोड़िए कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बाकी संख्याओं के साथ अगर आप करेंगे, जीरो तो है पूर्ण संख्या लेकिन इसकी कोई मान नहीं है। प्राकृत संख्या के साथ अगर आप करें, कोई निश्चित संख्या के साथ करें, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस के चिन्ह के साथ वैल्यू में भी परिवर्तन आता है। -2 लिखे तो 3 हो गया, +2 लिखे तो 7 हो गया। ये आपके इस प्रकार का है। जैसे इधर अगर हम जाएंगे +4 +5 +6, अब ये है क्या? वास्तव में ये स्थान को प्रकट करता है। जैसे +5 तो 5 तक, -2 तो -2 तक। अगर हम इसको घटा दें, यहाँ से संख्या को घटा दें, तो ये संख्या -2 इस तरह हमें देखा जाए तो 5 में से 2 तो +3 तक के जाएंगे, -2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 आ गया ये, लेकिन 5 - 2 2 और स्थान जुड़ गया तो 7 आ गया। लेकिन 5 - 0 5, 5 - 0 5। तो जीरो के प्रति क्या चिन्ह का कोई मान परिवर्तित किया? चिन्हों ने नहीं किया। तो जीरो एक क्या है? उदासीन संख्याएं हैं, इसमें चिन्हों का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लस माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्य में यह अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर
पूर्णांक संख्या क्या होता है? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो इसके परिभाषा में आप लोग नोट कर लेंगे, शून्य, शून्य सहित, शून्य को भी लेना रहेगा, शून्य सहित धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धन की ओर पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण की ओर पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो है आपके पूर्णांक संख्या है। कभी कभी ना हमारे पास रीजनिंग में कुछ चीजें आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में आ जाते हैं और हम अचंभित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपको पूछ देगा -2 और +2, +2 के मध्य कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, ऐसे पूछ देगा। अब मान लो यहाँ पर आप अंतर निकालने भिड़ गए, -2 फिर माइनस +2 तो -2 -4, ऐसे आप कह दिए तो ये है क्या? ये वास्तव -4 का अंतर नहीं है। देखा जाए तो कई बार ये चीजें ना डिफरेंस को पूछ देता है इसी का। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें -2 और +2 लिए थे तो -2 लिए और +2 लिए, कितने हैं इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितने हैं? तो 1 2 3 4 डिफरेंस है, ये आता है, ना कि 0। कभी कभी इससे भी मान को आंसर ले लिया जाता है और कई बार हम इस चीज को गलती कर देते हैं, खासकर रीजनिंग वगैरह में आ जाते हैं ऐसे सवाल, या फिर मैथमेटिकल्स के जो संक्रियाएं वाले जो सवाल है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान से बनाएंगे। अगर अंतर वाला, डिफरेंस वाला कहता है और ऐसी कोई वैल्यू दे दिया तो आप लोग को इस चार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णांक संख्या के बाद आएगा सम संख्याएं, सम संख्या। अब परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर हम सम संख्या की परिभाषा लिखें तो 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या, सभी संख्या, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या है? सम संख्या है। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या है, ये कहता है। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या है। तो यहाँ पर कई दफा जैसे हम 0 को लें, क्या 0 2 से विभाजित है? अगर 2 से विभाजित करें तो 2 शून्यम शून्य, शून्य बार विभाजित है। तो अगर 0 को सम संख्या कहे, क्योंकि 0 का कोई निश्चित मान नहीं है, लेकिन कथन कारण कूट में पूछ दे तो 0 को आपको सम संख्या मानना पड़ जाएगा। परिभाषा की दृष्टि से फिट है कि परिभाषा क्या कहता है? 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या है, लेकिन इसका कोई मान नहीं है, इसलिए 0 को हम सबसे छोटी सम संख्या नहीं मानते हैं। इसके बाद 1/2 कहेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, 2/2 कहेंगे तो विभाजित होगा, 2 एकम तो एक बार विभाजित है। तो यहां से छोटी संख्या अगर हम कहें तो 2 से ही प्रारंभ करेंगे। 2 4 6 8 10, कुछ इसी प्रकार ये अनंत बार तक के भी जा सकते हैं, मैक्सिमम को नहीं बताया जा सकता। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हुआ? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ठीक है, और प्रत्येक क्रमागत सम संख्या के बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, अभी मैंने डिफरेंस वाला चीजें उल्लेख किया, डिफरेंस कितने का है? तो प्रत्येक क्रमागत सम संख्या के बीच हमेशा जो है क्रमागत सम संख्या के बीच हमेशा अंतर कितने का होगा? तो अंतर हमेशा 2 का होगा। जैसे मान लो x कोई सम संख्या है तो इसके बाद अगला सम संख्या क्या होगा? x धन 2 होगा, फिर अगला तीसरा सम संख्या क्या होगा? तो x धन 4 होगा। देखो हमेशा 2 का आपको जोड़ते जाना है। तो x कोई सम संख्या है तो अगला x धन 2, फिर अगला x धन 4, इसी प्रकार के सम संख्या क्रमागत चलते रहते हैं। ठीक है, बाद में ये योगफल में काम आता है। तो क्रमागत
कहें तो 2 का डिफरेंस रहता है, तो सम संख्या क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या है, तो सेम इसका उल्टा, जो 2 से विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या है। तो जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डेश 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 अनंत बार। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएंगे, 1, और बड़े को नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के विषम संख्या का सीरीज चलता है। सेम यहाँ भी अगर हम देखें 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है, तो 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होगा, 2 ही होता है। मान लीजिए x जो है कोई विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या x धन 2 होगा, फिर तीसरा विषम संख्या x धन 4 होगा। कुछ इसी क्रम में ये चलते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कथन कारण के कुछ सवाल को देखें, जैसे क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या है, राइट, पूर्ण संख्या है। क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है, तो राइट, ये भी प्राकृत है। विषम भी सेम ही होगा क्योंकि प्राकृत और पूर्ण संख्या सभी संख्याएं अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं को। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है समझना। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित होता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक भाजक है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या है, भाजक है, वह जो है कहलाता है भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य में सेम इसका उल्टा होता है, आगे इस चीज को हम क्लियर समझेंगे। अभाज्य में केवल 2 भाजक होते हैं, केवल 2। और ये भाजक कौन कौन होते हैं, एक और स्वयं, एक और स्वयं ही भाजक होते हैं। तो इसमें केवल 2 भाजक होते हैं, इसमें 2 से अधिक भाजक होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5 जितने आ सकते हैं, 2 से अधिक भाजक होना चाहिए। भाजक मतलब डिवाइजर होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो विभाजित कर सके उस संख्या को। तो यहाँ पर भाज्य संख्या क्या कहलाता है, ऐसी संख्याएं जो, अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो भाज्य संख्या में लिखेंगे ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी, किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। या फिर जिनके 2 से अधिक भाजक है उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर हम देखें तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होना चाहिए। जैसे 1 का केवल 1 ही भाजक है, 2 का 1 और 2 है, 3 का केवल 1 और 3 है, 4 का 1 भी है, स्वयं भी है तथा 2 भी है, यहाँ पर मिलता है 4 में। तो यहाँ पर परिभाषा क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जिनका जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं से तो सभी संख्या कटते हैं, स्वयं को तो सब काट सकते हो, लेकिन दूसरे को काटो तो कब चीजें समझ आता है।
ठीक है, क्या है कैसा है। तो यहाँ पर एक तथा स्वयं से तो सब कटेंगे, लेकिन जो दूसरे से कटते हैं, दूसरे संख्या से कटे, उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो पहला कटने वाली संख्या कौन सी है जो विभाजित हो रही है, वह है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो कौन हो जाएंगे, 4। 4 के बाद आएंगे 6, 6 के बाद आ जाएगा आपके 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, कुछ इसी प्रकार के भाज्य संख्याएं चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या में केवल 2 ही भाजक होंगे। अभाज्य संख्या में कितने भाजक होते हैं, तो केवल 2 भाजक होते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसका जिसका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई विभाजक नहीं है। अतिरिक्त, ठीक है, किसी से विभाजित नहीं होता है, किसी से विभाजित नहीं होता है, किसी से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, किसी से विभाजित नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 एक सम संख्या जरूर है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होकर भी अभाज्य है। इसका कारण क्या है, क्योंकि 2 का केवल दो ही, जो 2 संख्या उसका 2 ही भाजक है, एक 1 है और एक 2 है, इसके बाद कोई भाजक नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 भाजक है वह अभाज्य होगा, और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक है वह भाज्य होगा। अब यहाँ पर एक को क्यों नहीं ले रहे हैं, अभाज्य में भी नहीं लिए हमने एक को और भाज्य में भी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया एक को, एक क्या है आखिर, एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है, क्यों नहीं है ऐसा, कारण क्या है, एक का ना अगर भाज्य नहीं है तो अभाज्य तो होना चाहिए, एक ना एक तो होना चाहिए, लेकिन क्यों दोनों नहीं है, तो इसके परिभाषा में ही इसका उल्लेख है। देखो, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके 2 भाजक हो, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनको 2 से अधिक भाजक हो, मतलब 3, 4, 5 ऐसे भाजक हो। लेकिन एक का क्या, मुझे बताओ कि एक का केवल क्या 2 या 2 से अधिक भाजक है, नहीं, केवल इसका एक ही भाजक है, वह है स्वयं, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। जबकि 2 का देखोगे तो 1 है और स्वयं है, 3 का देखोगे तो 1 है और स्वयं है, 5 का देखोगे तो 1 है और स्वयं है, 7 का देखोगे तो 1 है और स्वयं है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 6 का देखो तो 1 है, स्वयं है, 2 है, 3 है, इन सबसे ये डिवाइडेड है। ठीक है, इन सबसे ये 6 जो है कट रहा है, विभाजित है। तो यहाँ पर एक का केवल कितने हैं, एक का केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही भाजक है, और वह है स्वयं। तो इसलिए एक जो है न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो इस प्रकार ये क्लियर होता है कि एक जो है न भाज्य है न ही अभाज्य है। तो याद रखेंगे, एक जो है कोई भी भाज्य और अभाज्य में नहीं आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आप लेंगे 2 को, क्योंकि इसमें 2 भाजक होना चाहिए। 2 के बाद कौन सा आएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये कुछ इसी प्रकार चलता रहेगा। 7 के बाद कौन सा आएगा, 11, 7 के बाद आएगा 11। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होते हैं। अगर हम देखें 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, ये डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, तो लिखते मत रहिएगा, ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा। तो 1 से लेकर 25 तक कितने हैं, 9। फिर 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितने हैं, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं है 15। फिर 1 से लेकर 100 तक का भी आप ये लोग याद रखेंगे, 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याएं कितने हैं, तो 25। तो 9, 15 और 25।
इतने जो है अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के। तो ये गिनती आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल्स है। तो यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्लियर होते हैं। एक जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्या क्या है इसको समझेंगे। सह अभाज्य संख्या को सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या इसको समझते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्या का समूह, ऐसी संख्या का समूह जिसमें केवल एक के अतिरिक्त जिसमें केवल एक के अतिरिक्त कोई भी, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलता है, उभयनिष्ठ नहीं निकलता है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलता। अब ये उभयनिष्ठ क्या है? नॉर्मल अगर हम देखें, जैसे मैं लिखूं लाल और इस तरफ लिख दूं सफेद, ठीक है, लाल और सफेद, और इसको जोड़ दूं इस तरफ काला और सफेद। अब इन दोनों तरफ में मैं बाहर निकालूं तो दोनों तरफ में देखो क्या कॉमन है? सफेद। तो सफेद को यहाँ पर बाहर निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर बच जाएगा लाल और इधर क्या बचेगा? काला। इधर लाल और काला बच गया, तो इसी को हम सफेद को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। यही संख्याओं में होता है, यही संख्याओं में होगा। तो जब संख्याओं में होगा, जैसे मान लो 2 और 3, अब इसमें देखो दोनों तरफ से हम कितना बाहर निकाल सकते हैं? मैक्सिमम एक ही निकाल सकते हैं। लेकिन यही अगर 2 और 4 रहता तब नहीं निकाल सकते। इसमें एक तो निकलेगा ही, साथ साथ 2 भी बाहर निकल सकता है। अगर एक को निकालेंगे बाहर तो अंदर में 2 और 4 ही रहेगा। अगर 2 को निकालू बाहर तो अंदर में 1 और 2 बचेगा, क्योंकि इसके साथ गुणा होकर सेम संख्या जाएगा 2 और 4। अगर मैं यहाँ पर 5 और 6, अब इसमें अगर आप देखोगे 5 और 6 में केवल एक ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर लिखा जाए 8 और 12, अब इसमें देखो बहुत सारे उभयनिष्ठ निकल सकते हैं। एक निकल सकता है, एक निकलेगा तो बचेगा 8 और 12 ही बचेगा। इसमें आप 2 निकाल सकते हैं, 2 निकालेंगे तो 4 और 6 बचेगा। 3 नहीं निकाला जा सकता, 4 निकालेंगे तो 2 और 3 बचेगा। इस प्रकार इसके अनेक उभयनिष्ठ है। तो ऐसे जोड़ा समूह जिसके केवल एक उभयनिष्ठ निकलता है, उस जोड़ा या समूह को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं होता है कि दोनों संख्याएं भाज्य है कि अभाज्य है, कि दोनों संख्याएं सम है कि विषम है, ये जरूरी नहीं रहता है। केवल उसमें अगर एक उभयनिष्ठ है तो वह जोड़ा सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या, इस चीज को समझते हैं पहले। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या है समझना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसे भिन्न के रूप में या p बटे q के रूप में या a बटे b के रूप में, p बटे q या फिर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा गया है q नॉट इक्वल टू 0।
अर्थात हर बराबर नहीं होना चाहिए, किसके, जीरो के, हर में जीरो नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या है। जैसे 2/0 और 0/2 दोनों का वैल्यू अलग अलग है। आप जो है इसका वैल्यू 2 नहीं ले सकते, जीरो से अगर भाग दोगे 2 को तो जिंदगी में नहीं आएगा 2, गुजर जाएगा आपका जिंदगी, 2 नहीं ला पाओगे। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, जितना बार आप बनाएंगे गुणा करेंगे 0 ही आएगा। इसके पीछे कारण है, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा किया जाए 0 ही होता है। तो ये जो है अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये आपके 0/2 हो सकता है। देखो अंश में 0 है, अंश बटे हर भिन्न यही तो है, अंश अंश बटा हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है। 0/2 लिखा जा सकता है, 2 शून्यम शून्य, 2 की पहाड़ा 0 बार पढ़े, 2 शून्यम शून्य, आ गया कितने, शून्य, तो शून्य इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सभी प्राकृत संख्या परिमेय हैं, 2, 3, 4, 1 कुछ नहीं है, मतलब इसके बटा में क्या है, 1 है, 1 है, या फिर 2/3 भी लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं आपके क्या है, परिमेय संख्या है। या जो अपन पाई का रेडियन का मान लिखते हैं 22/7 एग्जाम में आते रहते हैं, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब सवाल आता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंश हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 शून्यम शून्य, 1 शून्यम शून्य। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछ दे कोई कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो यस, 0 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को याद रखेंगे। अब कथन कारण इसमें पूछे जा सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय हैं? यस, सभी प्राकृत संख्या परिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 भी है, ऊपर से जिसका मान अनिश्चित है वह भी है। तो यहां पर सभी परिमेय प्राकृत नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृत परिमेय हो सकता है। इसी प्रकार क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय है? तो ये भी सही है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण होता है कहेंगे तो यहां भी गलत है, नहीं होता है। तो ये कथन कारण के लिए आप इस चीज को अच्छे से याद रख लेंगे, नोट करके लिख कर रखेंगे, ताकि आपको बाद में पढ़ने में सहूलियत हो। ठीक है, तो याद रखना 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें केवल 0 कौन नहीं हो सकता, तो Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर बराबर नहीं होना चाहिए, किसके, 0 के, हर बराबर नहीं हो सकता 0 के, तभी जो है वह परिमेय संख्या, अन्यथा नहीं है। ठीक है, आप उसे अपरिमेय मान लेना। मान लो ऑप्शन में दे दिया 2/0, 0/2, 0, 1/0 या फिर 0/1। इसमें पूछ दिया कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो केवल आप लेंगे जिसके हर में 0 है, मतलब 2/0 को लेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या है, इसको समझते हैं, अपरिमेय संख्याओं को। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पास आ जाता है, जैसे कि करनी 2 माइनस करनी 3 पाई, ठीक है, या फिर करनी वाला समझिए, इसी प्रकार की जो संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसमें कोई भाज्य भाज्य
प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं आते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये लास्ट इसके कुछ परिभाषित शब्द है संख्याओं में, फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसे वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। मतलब सभी संख्याएं, जितने संख्या है सबके सब वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय, परिमेय में तो बहुत सारे संख्या आ जाते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय, अब जो बच गया वो अपरिमेय में आ जाता है, अपरिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतने ही। आगे हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।